सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे दैट इज द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज ये समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे दैट इज लाइक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और जो हम वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं दैट इज आरओ, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। दैट इज जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, तो वाटर को प्यूरिफाई ये करने के लिए तो एक नया प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसको भी देखेंगे और इसका जो न्यूमेरिकल अप्रोच है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो लगा ला हेडिंग दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बात करेंगे हम लोग आज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग को यह समझना है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो इससे पहले यह समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, अगर मैं इसको पहले कर लूं डिफाइन, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं उनका एक स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ही वो फ्लो करते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है उसकी तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी सारे टर्म्स को एक वन बाय वन करेंगे एक्सप्लेन। तो पहले लिख ले इसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। सो दैट इज द spontaneous flow the spontaneous flow of solvent particle, ठीक है, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम मैंने इसको ये लिखा है, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए बड़ा सिंपल सा टर्म है कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये देखेंगे कि ये एसपीएम क्या होती है। ये दो तरह की होती है बेसिकली, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पूरी मतलब बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ आर्टिफिशियल होती हैं जैसे कॉपर फेरो जो होती है मतलब साइनाइड, कुछ और भी होती है आर्टिफिशियल। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक खासियत है कि ये केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही मूव करना अलाउ करती। इट ओनली अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल टू मूव। तो देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल की अगर मैं बात ये करूं तो आप क्या करिए, एक किशमिश लीजिए, ठीक है, इसको आप होल नाइट पानी में भिगा के रख दीजिए। तो सुबह क्या होता है, किशमिश फूल जाती है, ठीक है। अब मतलब बाहर आपने क्या ये रखा हुआ है, बाहर इस किशमिश को भिगा दिया आपने किस में, वाटर में। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर सॉल्वेंट है तो क्या होगा भाई, इधर जो किशमिश के अंदर क्या होता है आपने देखा होगा, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, मींस दैट इज अ विस्कस, मतलब कंसंट्रेट है। और बाहर जो सॉल्यूशन है दैट इज सॉल्वेंट विच इज अ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इसके अंदर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो होगा क्या कि वाटर की जो पार्टिकल होंगे वो किशमिश के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है यानी कि जो किशमिश का कवर है बाहर का दैट विल एक्ट एज अ मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट दैट इज वाटर, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मींस देखिए द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन है भाई किशमिश के आगे एक मतलब मेम्ब्रेन है, तो उसके थ्रू अंदर कंसंट्रेट है सॉल्यूशन, बाहर डाइल्यूट है। सो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की और एक स्पॉन्टेनियस, आप तो नहीं डाल रहे हो ना रात को किशमिश आपने पानी में भिगा के डाल दिया, तो आप तो नहीं डाल रहे हो उसके अंदर कुछ वाटर, वो खुद ही एक स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन मींस अ डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आप एग वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको ब्राइन वाले सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सिंपल सी चीज है, दिस इज सिंपल टर्म ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अगर आप कोई एग ले लें, बॉइल्ड एग है, उसको आप क्या कर दो, ब्राइन के मतलब सॉल्यूशन में डाल दो, तो ब्राइन का जो सॉल्यूशन है दैट इज मोर मतलब कंसेंट्रेट। अब एग जो है उसके अंदर भी वाटर होगा कुछ, वो क्या आ जाएगा, एग के अंदर आ जाएगा, मतलब वाटर जो ब्राइन वाले जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। So these are the simple मतलब phenomena by which we can easily understand the what is osmosis, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया।
अब इसी से रिलेटेड जो फिनोमेना होता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए वो समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा नोट। तो नेक्स्ट जो हेडिंग जो है वो लगा ले, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक बीकर लिया इधर, ठीक है, इसको यहां कनेक्ट हमने कर दिया दूसरे बीकर से। ठीक है, थोड़ा सा छोटे बड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं यहां ये भर देता हूं, इसके अंदर मैंने ये ले लिया प्योर वाटर। ठीक है, क्या ले लिया इधर, प्योर वाटर। ठीक, अब ये वाले कंपोनेंट में सपोज मैं भर देता हूं, वाटर तो था ही मेरे पास, इसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, शुगर डाल दी। मींस दिस इज अ सॉल्यूशन। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। मींस दिस सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर प्लस शुगर। मतलब ये क्या है, वाटर प्लस शुगर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज अ डाइल्यूट। ये वाला क्या है, डाइल्यूट है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल वाटर ही वाटर पड़ा हुआ है। इसमें आपने शुगर का, आप ऐसा करिए कि यहाँ थोड़ा सा कम शुगर डालिए, यहाँ ज्यादा डाल दीजिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ सॉल्यूशन विच विल कंटेन some amount of solute that is sugar, so that means it will act as a concentrate। ये थोड़ा सा कंसंट्रेट हो गया ना, सो दिस इज सॉल्वेंट। अब क्या होगा कि इसके बीच में ये भर दिया मैंने इसके अंदर वाटर, और यहां भर दिया कुछ इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स भी है। ठीक है, तो इसको मैं दिखा देता हूं कि ये शुगर भी है इसके अंदर। so, अब ये यहां पर क्या होगा कि इसके बीच में हमने यहां पर लगा दिया एक एसपीएम। यहां क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होगा ये समझो, अभी हमने ये पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस के टर्म में क्या होता था कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। अब ये डाइल्यूट है मतलब प्योर वाटर है, तो यहाँ कंसंट्रेशन कम है भी सॉल्यूट का। तो यहां से क्या होगा कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल है प्योर वाटर विच विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, यहां से इधर जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब देखो क्या होगा कि अगर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूवमेंट करेंगे थ्रू दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो उस केस में क्या होगा कि इस वाले कंपार्टमेंट में कुछ प्रेशर लगेगा ज्यादा। अगर इसको मैं समझने के लिए ये कर दूं, यहां मैं ले लो एक पिस्टन लगा दूं, क्या लगा दूं, एक पिस्टन। सपोज यहां लगा दिया मैंने पिस्टन। ठीक है, यहां पे पिस्टन मैंने लगा दिया, दिस इज ए पिस्टन। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जब जैसे ही यहां से प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन की तरफ मूव ये होंगे, आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड ये कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दिस इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ जब भी मूवमेंट होगी तो क्या होगा, इधर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। मींस ये पिस्टन में क्या होगा, कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, इसको मैं बोल देता हूं पी। ठीक है ना, जो प्रेशर क्रिएट होगा ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अब इसको रोकने के लिए आपके पास क्या तरीका है कि आप जो पिस्टन लगा रखा उसको आप क्या कर दो, बाहर से कुछ प्रेशर एक्सटर्नल ये लगाया आपने, कुछ बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर। तो पहले तो क्या हो रहा था, नेचुरली एक स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रही थी सॉल्वेंट के पार्टिकल की फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उस ऑस्मोसिस की प्रेशर को रोकने के लिए जो आपने कंसंट्रेट रीजन पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया बाहर से, दैट इज एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कैसे समझना है कि भाई सपोज यहां से जो फ्लो हो रही है तो उस वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है इधर, तो आप यहां से इस प्रेशर को रोक लो। ठीक है, तो इस प्रेशर को अगर मैं रोक लूं बाहर से तो ये फ्लो रुक जाएगा, मींस ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। मींस जो पार्टिकल्स एसपीएम से इधर जा रहे थे इसकी वजह से यहां प्रेशर क्रिएट हो रहा था, दिस पी। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी पी को मैं ये लिख देता हूं, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो पाई क्रिएट हो रहा था, इसमें लग रहा था प्रेशर, क्योंकि यहां से एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू
पार्टिकल सॉल्वेंट के मूव कर रहे थे थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब उस प्रोसेस को रोकने के लिए आपने क्या करा, बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया उससे क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट हो रही थी, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही थी वो रुक गई, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इसको डिफाइन भी हम या आप इसको मतलब लिख भी सकते हैं कि द एक्सटर्नल प्रेशर at which osmosis stop is called osmotic pressure। उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इसको किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब देखो बस यही ऑस्मोटिक ये प्रेशर है। फॉर एग्जांपल इसको यूं मतलब इस तरीके से भी हम लोग, अगर जो पार्टिकल की मूवमेंट यहां से हुई थ्रू दिस सेमी परमेबल, तो यहां पार्टिकल एक हल्का सा प्रेशर क्रिएट करेंगे, उस प्रेशर को हम बाहर से रोक दें। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर एट द रीजन ऑफ कंसेंट्रेट सॉल्यूशन विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक्चुअली ये थोड़ा सा टर्म ये कहना ठीक नहीं कि ऑस्मोसिस रुक जाती है, मतलब बेसिकली ऑस्मोसिस जो है मतलब बैलेंस हो जाती है, मतलब जितने पार्टिकल मूव हो रहे थे, अभी उसको समझेंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से मतलब समझना है तो यू कैन रेफर एनसीईआरटी फिगर 2.9। ठीक है, एनसीईआरटी ये मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी फिगर ये देखिएगा 2.9। ठीक है, चलो मैं उसको भी ये कर देता हूं एक्सप्लेन। तो ये समझ में आ गया कि आपको ऑस्मोटिक ये प्रेशर क्या है। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है, एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ये रीजन में, दैट इज ओनली ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को बेसिकली यहां पर रोक दिया। ठीक है, जैसा बुक्स में भी वो मतलब बोलता है। अब ये समझते हैं कि ये एक्चुअल में प्रोसेस होगा कैसे, मतलब जो एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूँ फिगर 2.9 क्या है उसके अकॉर्डिंग भी इसको समझ लेते हैं। उसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो बोलता है एनसीईआरटी में फिगर, वो क्या बोलता है, उसने क्या किया, किस तरीके से कॉलम ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो है दैट इज एसपीएम। ये क्या है, ये एसपीएम है। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है दैट इज एसपीएम। ठीक है, इसको उसने डुबा दिया एक बीकर में, और इसके अंदर जो भरा हुआ है दैट इज, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भर दिया उसने। ओके, सो दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज व्हाट, सॉल्वेंट। मतलब फॉर एग्जांपल इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर मैं कहता हूं तो उसका मतलब वाटर है, मींस दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उसके अंदर जो बैग इस तरीके का है, इसके अंदर जो है दैट इज सॉल्यूशन। इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर है सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन, मींस दिस इज डाइल्यूट एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेट। सिंपल है, सॉल्वेंट है तो दैट मींस उसके अंदर तो सॉल्यूट है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट है, तो बहुत डाइल्यूट है, और सॉल्यूशन में कुछ न कुछ अमाउंट सॉल्यूट का पड़ चुका है, दैट तभी तो ये क्या बना, सॉल्यूशन बना, मींस कंसंट्रेट है। अब ये जो मैंने बनाया दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां से क्या होगा, धीरे धीरे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, मींस सॉल्वेंट डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ को जाएगा। मींस मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये मूवमेंट होगी, यानी कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो लेवल पहले इसका यहां तक था, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहां तक ये भरा हुआ है, अब ये लेवल बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, बढ़ना शुरू हुआ लेवल, फॉर एग्जांपल यहां तक ये पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो पहले यहां पर था अब यहां पहुंच गया। सपोज ये जो मूवमेंट हुई, जो इस तरीके से भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब देखिएगा जब ये यहां से यहां मूवमेंट हुई, सपोज ये जो हाइट थी दिस इज एच, सपोज ये सॉल्यूशन जो चढ़ा हाइट वो कितना चढ़ा, एच हाइट पे चढ़ा, मींस अब हम यहां से कैलकुलेट ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखो फॉर एग्जांपल ये एच हाइट ये चढ़ा है, तो दिस इज द मैक्सिमम, इतना ये चढ़ा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कॉलम लंबा है
तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। एक एक एक्सटेंट तक ये क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, कॉलम पे हाइट और ज्यादा ये बढ़ेगी, बट एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, सपोज ये मैक्सिमम लिमिट है, यहां से ज्यादा फिर नहीं चढ़ रहा, तो वो प्रोसेस एक्चुअली ऑस्मोसिस के रुकने का नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑन विच क्या होगा कि जितने पार्टिकल्स इधर से इधर मूव ये कर रहे थे, उतने पार्टिकल इधर से नीचे भी मूव हो जा रहे, मीन्स एक तरीके का इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन हो गया। तो ये हमने देखा कि सपोज ये जो सॉल्यूशन चढ़ा ये एच हाइट चढ़ा, ठीक है। अब इस एच हाइट में क्या होगा, इस एच हाइट की वजह से इसमें क्या होगा, कुछ फोर्स भी लगाया गया नीचे की तरफ, यानी कि इस एच हाइट से नीचे को क्या लगाएगा, फोर्स। फोर्स फोर्स क्या होता है, इज इक्वल टू एमजी, एमजी फोर्स नीचे को ये लगाएगा। अब इस हाइट की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ, और हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि जो प्रेशर ड्यू टू हाइट दैट इज हाइड्रोस्टैटिक, ये मतलब प्रेशर होता है दैट इज जी एच रो। क्या होता है प्रेशर, जी एच रो, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, दैट इज रो इज अ डेंसिटी, एच इज अ हाइट, और जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। तो इस तरीके से हम यहां से प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर जो प्रेशर है, यही जो प्रेशर होता है, ठीक है, तो यही प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट ये करने का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, तो प्रेशर ड्यू टू हाइट दैट इज जी एच रो, दैट इज जी एच रो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम या तो ऐसे कर ले कैलकुलेट, या फिर जो मैंने पहले वाला तरीका बताया कि जो मूवमेंट हो रही है, तो मतलब पिस्टन में एक्सटर्नल प्रेशर, हम जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस लगाया हुआ एक्सटर्नल जो प्रेशर है, ठीक है, चलो फिर से ये बना देते हैं। ये कंपार्टमेंट है, इधर आपने क्या लगा दिया था, एक पिस्टन अप्लाई किया था, ठीक है। इधर क्या भरा हुआ था, डाइल्यूट, इधर डाइल्यूट है और इधर क्या है, कंसंट्रेट है। तो ये पार्टिकल यहां पर क्या लगा दिया था आपने, एसपीएम, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करो मेजर की जो डाइल्यूट है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, यहां से पार्टिकल मूव होंगे, इस वजह से यहां ये प्रेशर क्रिएट होगा, तो आप बाहर से क्या लगा दो, पी एक्सटर्नल, क्या लगा दो बाहर से, पी एक्सटर्नल। तो जैसे यहां से प्रेशर चल रहा तो आप उतना ही प्रेशर बाहर से लगा दो, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। या तो आप उसको मेजर ये करने का ये टेक्निक। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरीके का जो मतलब एनसीईआरटी में शो करता है आपको फिगर 2.9 कि इस तरीके से होगा, तो कॉलम पे एच हाइट होगी, एच हाइट की मतलब वजह से इसका जो फोर्स होगा दैट इज एमजी, ड्यू टू दिस हाइट एच द प्रेशर विल बी जीएच रो या रो जीएच। तो उसी प्रेशर को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ ये किसकी वजह से हुआ, ऑस्मोसिस की वजह से हुआ, ठीक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जीएच रो, ठीक है। अगर आपको यहां से हाइट मिल जाए तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल दे सकते हैं। सो इसका जो मतलब डेंसिटी मिल जाए, दिस इज द डेंसिटी हाइट एंड जी। तो या फिर आप ये देखिए कि डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ हो गया, तो जब यहां से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पी यहां से ये लग रहा है उसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपने बाहर से लगाया प्रेशर। अब आप सोचो कि अगर आप इस प्रेशर को ज्यादा लगा दो, अगर जो बाहर से ये लगा दिया आपने, पी एक्सटर्नल को ज्यादा ये कर दिया, इसको मैं लिख देता हूं, चलो इसमें एक पॉइंट है ये, इसको भी लिख लें, पी एक्सटर्नल, अगर जो पी एक्सटर्नल है वो ज्यादा हो गया, इज ग्रेटर देन पाई, तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, पर बाकी कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है कि अगर जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया वो इस ऑस्मोटिक जो यहां से हो रहा था प्रेशर उससे ज्यादा लगा दिया आपने, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ की जो कंसंट्रेट रीजन के पार्टिकल है वो भी कहां जाएंगे, अब प्योर सॉल्वेंट पे, मींस डाइल्यूट में आ जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। इसी को क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मींस द मूवमेंट when the p external at the concentrate region is greater than the osmotic pressure। तो जो ऑस्मोटिक ये p external जो था वो इस वाले जो यहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा था उससे ज्यादा हो गया। सो इन दैट केस द प्रोसेस of osmosis is being reversed and this process is known as reverse osmosis। तो जो भी आपके आरओ होते हैं वो इसी मतलब इसी सिस्टम पे काम होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो कहां से, कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन होता है, मीन जो सलाइन मतलब वाटर है
या जिसके अंदर मतलब बैक्टीरिया है, कुछ मतलब इम्प्योरिटीज है, वो एसपीएम उसके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है फिर प्योर वॉल्यूम कंपार्टमेंट में आ जाता है। तो यहां से क्या होता है कि खैर आरओ में तो बहुत ज्यादा क्या होती है, मतलब फिल्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो मतलब मेम्ब्रेन होती है उसकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, मीन्स वो बैक्टीरिया को भी पास मतलब नहीं होने देती है। इवन इफ द बैक्टीरिया कैन नॉट पास फ्रॉम दैट मेम्ब्रेन, तो उससे मतलब मिनरल्स तो आ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमेशा आरओ का मतलब पानी ही मतलब पीना इज नॉट सेफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। अब जो हमारा टॉपिक है कि दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो इसको नोट कर ले फिर आगे चलते हैं। आई थिंक आपको आरओ भी समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक ये प्रेशर, इसके बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी बात। देखो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सॉल्यूट के। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स मींस कंसंट्रेशन। तो हम सीधे सीधे ये मतलब बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितने हैं पर लीटर के अंदर अगर देखें तो बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। और साथ में ये देखें कि पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ मतलब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर क्या होगा मतलब ज्यादा होगा तो मूवमेंट पार्टिकल की ज्यादा होगी, सो दैट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो तीनों को कंबाइन भी कर लेते हैं। देखो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी को लिख देते हैं m इंटू टी। ठीक है, अब यहां से क्या करें, पाई इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट r लगा देते हैं, पाई इज इक्वल टू आर एम टी लगा देते हैं। ठीक है, ये मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, ये देखिए पाई इज इक्वल टू आर, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मींस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मींस वॉल्यूम, या फिर इसको बोल सकते हैं मतलब कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू क्या हो गया टी। अब इस v को इधर ले गए, वैसे इसी से हो जाएगा आपका काम, पाई इज इक्वल टू आर एन टी ओवर v। इसको अगर इधर ले गए तो क्या होगा, पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। देखो लगभग लगभग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, बट आपको यहां से कैलकुलेट क्या करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई बराबर ये क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर टी। यहां से आपका क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर टी। अब यहां पर यह समझने वाली बात है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, वी इज द वॉल्यूम, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर है। अब देखिए आर का वैल्यू आपको अगर टी का में लिया आपने केल्विन में लिया है, तो आर का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग मतलब पढ़ा चुके हैं। तो टी केल्विन में होता है, आर 0.0821 केल्विन वाला भी ले लो, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, वी इज द वॉल्यूम, पाई आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो दिक्कत आती है, ठीक है, पाई हमेशा एटीएम में आएगा और एटीएम को आप न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में कैलकुलेट मतलब कर सकते हैं। ये यूनिट की आपको मतलब कन्वर्जन आती है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब देखिए यहां से क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी तो आ गया हमारे पास। यहां पर जो एन है, दी इज द नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है यहां पर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में एन के सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो ना आप, दिस इज एन ऑब्जर्व, इसको यहां पर भी लिख सकते हो एन ऑब्जर्व। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, देखिए पाई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व ओवर वी इंटू आर टी। ठीक है, मींस जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं, थ्योरेटिकली बात अभी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, एन ऑब्जर्व, एन थ्योरेटिकल भी होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या होगा, एक तरीका है, अगर मैं कहूं आपसे आपके पास दो सॉल्यूशन है,
ठीक है, दो सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, सपोज आपने यहां क्या डाला, 1 मोल डाल दिया आपने यूरिया डाल दिया, फॉर एग्जांपल क्या डाल दिया, 1 मोल यूरिया, ठीक है, और यहां डाल दिया 1 मोल NaCl, क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl। तो जब ये अंदर यूरिया गया तो यूरिया तो अंदर टूटेगा, बट हमने आयंस में एसोसिएट नहीं होता है, या ग्लूकोज डाल दिया या सुक्रोज ऐड कर दिया, तो ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो ये डिसोशिएट नहीं होंगे अपने आयंस में, ठीक है, लेकिन 1 मोल NaCl आपने डाला, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl गया तो Na+ में टूटा और Cl- में टूट गया, ठीक है, मीन डाला आपने 1 मोल था, अब हो कितना गया, 1 मोल Na+ 1 मोल Cl मतलब माइनस, तो उस केस में आपने डाला तो 1 मोल था लेकिन हो कितना गया, 2 मोल हो गया। तो अब ये दिक्कत हो जाएगी, ऑब्जर्व क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, तो उस केस में फिर हमें एक नई चीज की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। क्या चाहिए होता है हमको, इसको नोट करना, वेंट हॉफ फैक्टर, उसको डिस्कस आज नहीं करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, चलो आप इसको देख लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंट हॉफ जो मतलब फैक्टर है, उसके लिए एक फॉर्मूला अभी ये लिख लो, एन ऑब्जर्व ओवर एन थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई, और आई को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर, क्या बोल देते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर, आई इज वेंट हॉफ मतलब फैक्टर, ठीक है। तो जो एन ऑब्जर्व ओवर एन थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई है, तो अब आपका जो फॉर्मूला आया था पाई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व, तो एन ऑब्जर्व अगर मैं निकालू यहां से क्या आ जाएगा, ये बोलिए, एन ऑब्जर्व की जगह मैं क्या रख सकता हूं, आई इंटू एन थ्योरेटिकल, आपको थ्योरेटिकल ही मिलता है एग्जाम में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एन ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू एन थ्योरेटिकल, ठीक हो गया बात। अब इसलिए आपका जो फॉर्मूला आएगा किस चीज का, पाई वाला, इसमें अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब में आपको थोड़ा सा देखना है इस आई का फैक्टर, तो इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से होगा, बट इनकेस आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज से रिलेटेड होंगे, आप देख लीजिएगा अपनी मतलब बुक में, अगर NaCl का क्वेश्चन अगर ये मतलब दे दे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन ये देता हूं, देखो 6 ग्राम ऑफ यूरिया, तो लिखो जल्दी से, 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व in for example 100 ml of solution, कर लेते हैं solution at 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन में अभी मैं क्या लिख रहा हूं, यूरिया लिख रहा हूं कि 6 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया 100 ml ये सॉल्यूशन में 27 ये डिग्री मतलब सेल्सियस पर, तो कैलकुलेट ये करो, कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। अब देखिए अगर मैं सीधे करना चाहूं कैलकुलेट, पाई इज इक्वल टू, बड़ी आसानी से मतलब कर सकता हूं, कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी इंटू आर टी। देखो यूरिया है भैया, 1 मोल आपने डाला है, सॉरी 6 ग्राम यूरिया है, तो टूटने के बाद भी वही रहेंगे मोल्स, क्योंकि यूरिया अपने आयंस में डिसोसिएट तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एन ओवर वी, एन कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना 6 ग्राम, मोल्स तो नहीं दिए ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यूरिया 60 हो गया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एन ओवर वी कितना दिया है ये बोलो, इन 100 ml दैट इज 100 इंटू आर टी, आर कितना रखूं 0.0821 इंटू टी कितना रखूं 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300, तो इसको कैलकुलेट ये कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ऑस्मोटिक ये मतलब प्रेशर आ जाएगा। तो अगर इसी की जगह ये डाल देता कि 6 ग्राम ऑफ NaCl, तो उस केस में आपको फिर क्या लगाना पड़ता, आई का केस लगाना, तो कैलकुलेट करने का तरीका भी बताएंगे आपको कैसे होता है, बट अगर वैसे भी अगर आपको नॉर्मली ये सीखना है छोटा सा छोटे छोटे मतलब प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप ये देख लो कि आई निकालने का नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl होता तो NaCl के केस में बोलो आई कितना हो जाता, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, भाई NaCl टूटने के बाद कितना हो जाता है 2, ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, टूटने से ये पहले NaCl ये कितना था 2, तो I इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इन केस ऑफ NaCl, बट यूरिया है ग्लूकोज है सुक्रोज है उस केस में आपको आई कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग इस लेवल पे ये नहीं देते, बट वांट ऑफ जो मतलब फैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर एक छोटा सा एडिशनल वीडियो फिर लेके आएंगे। टिल देन आप इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ये करिए, और चारों कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है
RLVP हो गया, रिलेटिव ब्लोरिंग इन वेपर, जो प्रेशर था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सबको बहुत अच्छे से करिए, और इनसे रिलेटेड आई के साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स लेके बहुत जल्दी इस वीडियो में आएंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।